हेलो एवरीवन, क्लास 12 आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 13 सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया कि प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव व्यवस्था। ओके, सेकंड में मैंने आपको बताया कि विरोधी पक्ष की व्यवस्था। थर्ड, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता। और कल मैंने आपको समझाया था बेटा विधान संबंधी नैतिकता का पालन। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए यह चौथी शर्त थी कि जनता की अपने देश के संविधान पर पूरी आस्था रहे। ठीक है, जनता को अपने देश के संविधान पर पूरी आस्था होनी चाहिए। देश की शासन सत्ता वंशानुगत नहीं चले। ठीक है, राष्ट्रपति का नियमानुसार चुनाव किया जाए। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राजा या राष्ट्रपति शासन चलावे तथा सभी दल संविधान का नैतिकता के साथ पालन करें। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको कल समझाया था। अब नेक्स्ट आता है प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है। प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात क्या बताई कि अल्पमत एवं बहुमत में समन्वय। ठीक है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या बताया, यह जरूरी है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। बहुमत वाले दल की सरकार बने परंतु वो अल्पमत को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रहे उसे भी। बहुमत द्वारा अल्पमत वालों पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि अल्पमत एवं बहुमत में समन्वय होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण बात क्या बताई कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक बहुत ख्याल रखा जाता था। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक वो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे और 650 की कुल सदस्य संख्या में केवल 50 रह गए। श्री बाल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की थी कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया, विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की उन्हें सुविधा नहीं दी गई। तब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें, यह तो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो चाहे स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इसमें काफ़ी आश्चर्य हो रहा है जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर दिखाई देता है जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। यदि सरकार आज्ञा ही तो दे, दूसरी बात है। तब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था। हमारे मित्रों में से कुछ श्री मोरारजी, श्री मुंशी खरे और दूसरे कुछ सत्तारूढ़ थे। उन्होंने एक भी बार
किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर जो उस समय अध्यक्ष थे उस विधान ब्रह्मा कहकर सहायक हो जाते थे, या जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो क्या करना होता है। तब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है। उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोक कि सरकार ये निश्चित कर ले कि वो ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव लाता है तो उससे जो भी नियमित संख्या होती है, ठीक है, 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियां या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। इसका परिणाम क्या होता है, इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। तभी 5वीं बात क्या बताई, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए अल्पमत एवं बहुमत में समन्वय। ठीक है, एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूंगा। कौन कह रहा है ये? भीमराव अंबेडकर। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज, अब वो छठी बात क्या बताई उन्होंने, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में, ठीक है, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए अंबेडकर ने अपने भाषण में छठी बात क्या कही, नैतिक नियमों का पालन। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे, राजनीतिक एवं नैतिकता में पूरा समन्वय रहे, शासन चलाने के कानून में स्वतंत्रता के साथ साथ सदाचार को भी पूरा महत्व दिया जाए और शासन नीति परायण बना रहे। छठी बात इन्होंने सफल प्रजातंत्रवाद के लिए क्या कही, नैतिक नियमों का पालन। ठीक है, राजनीति व नैतिकता में पूरा समन्वय होना चाहिए। ठीक है, नैतिक नियमों का पालन करें। कुछ ऐसा हुआ कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया कि उनकी दृष्टि में नीति परायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी। आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। ठीक है, तो उनका मानना क्या था, नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो प्रजातंत्र में होता क्या है, हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है, इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का रोज कारोबार चला सकते हैं। और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। जिसे एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि लास्की महाशय हैं। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीति परायण है। यदि समाज नीति परायण न हो बेटा तो प्रजातंत्रवाद टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वो क्या बताई उन्होंने, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए अंतिम शर्त यह थी कि लोगों में
सार्वजनिक अंतरात्मा हो। इसका तात्पर्य यह है कि जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव के बिना सार्वजनिक अंतरात्मा अर्थात जातिगत ऊंच नीच की भेदभावना के बिना सब एक स्वर में अन्याय का विरोध करे। अगर कोई अन्याय होता है तो सभी को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अन्याय से पिसता रहे उसकी मुक्ति के लिए सभी लोग मिलकर उसका सहयोग करें, परंतु इसमें पृथक्करण की नीति ना हो। ठीक है, अन्याय का विरोध कानून की सीमा में ही किया जाए। इस प्रकार राजनीति के मान्य सिद्धांतों के अनुसार प्रजातंत्र को सफल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा निम्न शर्तों का पालन जरूर होना चाहिए। किसने अपने इन भाषणों में ये सारी बातें कही थी? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, सार्वजनिक अंतरात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ ना कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। ठीक है, अन्याय तो हर जगह होता है बेटा, लेकिन उसकी मात्रा हर जगह समान नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी उनकी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि इस अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की। वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा, देखिए पुराने ईसाइयों में एक पुराना कानून था, यदि कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था, किसी और कारण से नहीं, केवल एक इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था, तो जो भी बची कुची संपत्ति हो राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। यहूदी है पुत्र, लेकिन अगर वो ईसाई नहीं बना तो राजा को ये अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी तो राजा उसके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर, देखिए सार्वजनिक अंतरात्मा क्या है? सार्वजनिक अंतरात्मा जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। आप अफ्रीका का एक उदाहरण लीजिए। देखिए, ये भीमराव अंबेडकर जी और उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझा रहे हैं। सार्वजनिक अंतरात्मा एकदम ताज़ा उदाहरण। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं। अफ्रीका का एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या नहीं है? श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। पिछले दिनों पढ़ा कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जाति के हैं दक्षिण अफ्रीका में
भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण भारत की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बाय-बेल मचाते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो, क्योंकि वहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैद बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वाले कभी किसी प्रकार की सहायता उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकें। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे कि प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा होता है। जो कुछ भी कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाई स्थिर सिद्धांत नहीं जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का एक चित्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें थी, ठीक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई। ओके, उन्होंने क्या कहा कि सफल प्रजातंत्रवाद के लिए किन किन बातों के लिए उन्होंने कहा, प्रजातंत्रीय शासन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव द्वारा प्रतिनिधियों का चयन, ठीक है, फर्स्ट शर्त उन्होंने ये रखी। सेकंड, उन्होंने कहा प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ पक्ष पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधी पक्ष सशक्त होना चाहिए। ओके, तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि विरोधी पक्ष के नेता को सभी सरकारी सहूलियतें मिलनी चाहिए। ओके, फोर्थ बात उन्होंने क्या बताई कि कानून की नज़र में सभी समान हो, शासन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शासन चलाने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हो उसका राजनीतिकरण नहीं हो, संविधान संबंधी नैतिकता का पूरी तरह से पालन हो, नैतिक नियमों का पूर्णतः पालन हो, ठीक है, सार्वजनिक अंतरात्मा के अनुसार समस्त प्रजाजनों में समानता एकता का संचार हो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये इस पाठ में ये सारी बातें भीमराव अंबेडकर ने अपने एक भाषण में सफल प्रजातंत्रवाद के लिए कही, ठीक है। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भारत में प्रजातंत्र की कौन कौन सी कमियां आपको नज़र आती हैं। देखिए, हमारे भारत में प्रजातंत्रवाद की कौन कौन सी कमियां, भारत में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था यद्यपि उचित रूप में चल रही है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। भारत में सत्तारूढ़ पक्ष को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, इससे विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है। भारत में राजनीतिक दलों की अधिकता है, कुछ दल तो वंश परंपरा के अनुसार ही चल रहे हैं। भारतीय प्रजातंत्र में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद के साथ साथ असमानता का भी बोलबाला है। फिर भारत में राष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल का शासन दल की कठपुतली जैसा दिखाई देता है। चुनाव में धन बल का जोर है तथा सरकारी कर्मचारियों के चयन में भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो ये भारत में प्रजातंत्र की जो जो कमियां हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रजातंत्रवाद में शासन करने का अधिकार किसे रहता है। प्रजातंत्रवाद में शासन करने का अधिकार किसे रहता है। देखिए, इसमें जनता की इच्छा पर ही निर्भर करता है। प्रजातंत्रवाद में शासन करने का अधिकार जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे देश में किसका अधिक प्रचार है, हमारे देश में सरकारी पक्ष तथा सत्तारूढ़ दल का अधिक प्रचार है।
प्रजातंत्र की पूरी सफलता के लिए किसका होना अनिवार्य है? क्या बताया? प्रजातंत्र की पूरी सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना अनिवार्य है। ठीक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या समान होने चाहिए? प्रजातंत्र की सफलता के लिए कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। ठीक है। किसी समय अमेरिका में शासन की कौन सी पद्धति थी? विकृत पद्धति थी। बट समझाया था ना मैंने आपको बेटा। तो लोकतंत्र में विरोधी दल का क्या कर्तव्य होता है? एक छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं। लोकतंत्र में विरोधी दल का कर्तव्य सरकार के कार्यों पर निगाह रखकर उसे जन विरोधी कार्यों से रोकना। ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। ओके। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूँगी, फिर उसके बाद इसकी PDF सेंड कर दूँगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा। जो भी आज पढ़ाया है उसे आप अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके। थैंक यू।